दोनों बातें, अनुरत और अनवरत दोनों ढंग से प्रभावी ढंग से लगे रहे। हमारी सज्जनता, सौम्यशीलता, उदारता का ये परिचय है कि हमने कभी कोई राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचा है, कोई धरना प्रदर्शन करके राष्ट्रीय क्षति नहीं पहुंचा है, रेलगाड़ी रोक करके हमने रेलवे का नुकसान नहीं पहुंचा है, यातायात कार्यों में अवरोध हमने नहीं उत्पन्न किए। जो सादगी होती है, जो सरलता से होता है, जो सभ्यता के होता है, जिस अनुशासन में रह करके हम 25 साल 30 साल नौकरी किए हैं और राष्ट्र को कंट्रीब्यूट किए हैं, आज हम सरकार से भीख नहीं मांग रहे, हम अपने जमा किए हुए पैसे ही तो मांग रहे हैं। अगर उसको जोड़ा जाए तो जाकर के 25-30 लाख रुपए एक आदमी बनता है, और जिसमें 75 लाख लोग जो है पेंशन के। नमस्कार दोस्तों, मैं फूलचंद यादव मिनी संसद में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप विगत दिनों से लगातार देखते हैं कि हर शाम को आपको मिनी संसद या दबंग दिल्ली पर जो है हम उपस्थित होते हैं एक सामान्य विश्लेषण के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं उन मित्रों को जो है हार्दिक धन्यवाद देता हूं जो आप सुनने के बाद हमें अच्छे से कमेंट करते हो और शेयर करते हो, वो भी मिनी संसद में हार्दिक बधाई के पात्र है। मैं कहना चाह रहा हूं कि मेरे पास आज कोई ऐसी अपडेट सूचना नहीं है कि मैं आपको बताऊं आप हो, परंतु आप जितने हर्षोहित हो, जिस तरह से आप खुश हो, आनंदित हो, मेरे अंदर भी उस तरह का ऊर्जा का संचार हो रहा है। मित्रों, मैं कई दिनों से बताते चला आ रहा हूँ, बाहर प्रिया के माध्यम से द्वारा, मिनी संसद के द्वारा, दबंग दिल्ली के द्वारा, कि 30 जनवरी जो अपने पूज्य महात्मा गांधी जी का शहीदी दिवस है, उस शहीदी दिवस में हमारे वयोवृद्ध ईपीएस के आंदोलनकर्ता जो अपनी ईपीएस की डिमांड करते हुए लगभग 8 वर्ष जो है संघर्ष के मैदान में समय अपना गुजार दिया। ये आप समझ चुके हैं ईपीएस क्या होता है। फिर मैं सोच रहा हूँ विवेचना के तौर पर मैं आपको बताऊं कि ईपीएस क्या होता है। ईपीएस 95 एक विधेयक लाया गया था कि जब आप किसी संस्था में, अर्ध सरकारी क्षेत्र में आप अपने जीवन को जो है देश के निर्माण में सहयोग करते हैं, तो आपको 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद, जब आपकी उम्र 58-60 हो जाती है, तो आपको एक उचित पेंशन दिया जाएगा जिसमें ये कहा गया था उस विधेयक में कि आप जो कंट्रीब्यूट करते हैं 470 रुपये, 471 रुपये, 550 रुपये, 1250 रुपये, यानी ये होता है कि आपकी तनख्वाह में से हर महीने 450-500 रुपये करते हैं। वो कट करके सरकार ये आश्वासन देती है कि जब आपका समय हो जाएगा, 30 साल 40 साल काम करते हुए रिटायर होंगे, तो आपको एक मुफ्त पैसा दिया जाएगा या पेंशन के तौर पे दिया जाएगा। आप बताइए, सोच करके पेंशन दिया जाएगा। एक उदाहरण लेकर के आप चलिए, आपके पास कुछ पैसा हो, आप अपने किसी सगे संबंधी इष्ट मित्र को आप पैसे दे दीजिए, फिर समय से आप मांगिए कि हमारा भाई 10 साल हो गया, 5 साल हो गया, मेरे पैसे वापस दे दो, और फिर वो पैसे न दे। अगर आपको ये उम्मीद हो कि हम आपको दिलाया हो आदमी कि हम आपको ब्याज सहित देंगे, तो आप कहोगे यार 10 साल हो गया, इतना ब्याज हो गया, इतना मूल हो गया, हमें पैसे दे दो मेरे दोस्त, मेरे भाई। तो फिर कहेगा नहीं है पैसे। आप पूछो पैसे कहाँ चले गए, तो वो बहाना मारेगा कि हमारा पैसा यहाँ डूब गया, हमारा पैसा खर्चा हो गया, हमने इस पैसे को इस मद में यहाँ पर खर्चा कर लिया। तो दोस्तों, इस तरह से आपका दिमाग एकदम डिस्टर्ब हो जाए कि अरे हमारे पैसे जो हमने अपना मूल का इनको दिया, ये मेरे पैसे वापस नहीं दे रहे हैं। हम अगर भारत देश में जीते हैं तो हमें तो 2 ही का आसरा होता है। एक आसरा जो है ऊपर वाले का, भगवान का, एक आसरा सरकार का होता है। अगर सरकार ने हमें आश्वासन दिया कि आप 30 साल नौकरी करिए, 20 साल नौकरी करिए, अपने कमाई का हर महीने इतने पैसे कंट्रीब्यूट करिए, आप ठीक है, इतने पैसे 450 रुपये से लेकर 500 रुपये को करें ना, इस तरह से 25 साल में 3 लाख 4 लाख रुपए आपके ये जमा हो जाते हैं। सरकार का भी 10% उसमें जमा होना होता है कि नियोक्ता के रूप में कि आपने इतना पैसा दिया, जिसमें 8.33 जो है आपका पेंशन के रूप में कन्वर्ट होता है। अब आप सोचिए कि 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी, प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि प्रकाश जावड़ेकर जो
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे उस समय, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप लोग रहिए, काम में लगे रहिए और आपके कार्य को बड़ी जल्दी होगा कि आपको एक अच्छा पेंशन दिया जाएगा। पेंशन की डिमांड कितनी थी? मात्र 7,500 रुपये प्लस डीए और मेडिकल सुविधा जो पूरे परिवार के नहीं, पत्नी की ही डिमांड की गई थी। अब आप सोचिए कि इतनी ही छोटी सी डिमांड करने के लिए, पूरी करने के लिए कई साल लग गए। 8 साल, 8 साल का समय कम नहीं होता ना। 8 साल में श्रम मंत्रालय जाना, प्रधानमंत्री के कार्यालय में जाना और उसके बाद सारे सांसद विधायक से मिलना। इस तरह से मिलते मिलाते आपको 8 साल गुजर जाए, लेकिन वही रात भर अंडे पकाए, पता लगा सुबह कच्चा है। एक मैंने उदाहरण दिया था, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, लेकिन रात भर अंडे पकाए, सुबह पता चला कच्चा है। अब इतने दिनों से एक छोटी सी पेंशन की मांग करने के लिए हमारे ईपीएस कर्मी जो है नियोक्ता के रूप में जो बेचारे परेशान हैं। आपको शायद एक जानकारी होगी कि 75 लाख लोग हैं। ये नहीं कि ये मामला उत्तर प्रदेश का है, बिहार का है, ये संपूर्ण भारत का है। आप चाहे उसको मिजोरम में ले लीजिए, मणिपुर में ले लीजिए, कर्नाटक ले लीजिए, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, किसी भी प्रदेश, सभी प्रदेश के लोग अत्यंत पीड़ित हैं। उनकी हृदय की वेदनाएं अत्यंत तीव्रता से इस तरह से बढ़ी हुई है जैसे कि आज के समय में लोगों की ठंडी बढ़ी हुई है। मतलब कि हम दिल्ली में बैठ गए हैं, लगता है कि शिमला में बैठे हैं, इतनी ठंडी महसूस हो रही है कि हमारे ब्लड जो अगर हम कहीं खुले में बैठे रहे तो नसों में जमना शुरू हो जाएगी। अब बताइए, जो पेंशन की डिमांड करने वाले लोग हैं, जिसमें ईएफओ ऑफिस में जा करके प्रदर्शन करते हैं, भारत के कोने कोने में आप जानते हैं, जगह जगह में, हर शहरों में ईपीएफओ कार्यालय बनाया गया है जहां से पेंशन की नियुक्ति होती है। अब वहां पर धरना प्रदर्शन करते हैं। एक उम्र की सीमा होती है, अगर आप 15-20 साल के बाद नौकरी करना शुरू किए, 30 साल आप नौकरी किए, 50 साल आपको ऐसे हो गया। अब आप 8 साल तो आप अपनी पेंशन की मांग करते गुजार दिए, 58-60 साल ऐसे गुजर गया, 2-4 साल ऐसे चला गया। अब ये बताइए, जैसे 50 साल गुजरता है उस समय आदमी के अंदर जो है ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, मांसपेशियाँ उसके काम करना बंद कर देती है, हृदय की धड़कनें कम ज़्यादा होने लगती है, जिसका हम मापन जो है हाई ब्लड प्रेशर ECG में करते हैं। EMG-DL का मामला जुड़ जाता है, जिसका नाप हम शुगर में करते हैं। यानी हमारे कहने का मतलब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, लीवर फेल्योर होने कंडीशन भी आता है, किडनी फेल्योर होने कंडीशन भी बनते हैं, ब्लड में इन्फेक्शन बनते हैं, ब्लड में जो TLC, DLC, ESR होता है उसमें न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बासोफिल्स भी बढ़ जाता है। तो ऐसे में यूरिया क्रिएटिन भी कई बार बढ़ जाता है। कुल मिलाकर के इस पेंशन की डिमांड करने में बहुत सारे लोग जो है पेंशन पाने की अभिलाषा में इस धरा से धरा को छोड़ दिए, इस धरा से धरा को छोड़ दिए। और जो पेंशन में सहभागी रहे कि हमें मिलना चाहिए, आंदोलन को सक्रिय बनाए, आज उस दुनिया में नहीं है, उनको भी मैं अश्रुपूरित हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आपने आंदोलन को मरने नहीं दिया, आंदोलन को टूटने नहीं दिया। आज हमारे आंदोलन के अग्रकर्ता, अग्रदूत आदरणीय कमांडर साहब अशोक राव जी हैं, वीरेंद्र सर हैं, और एक विलास योगा जी आते हैं कमेंट में कि फूलचंद जी, आपका विश्लेषण देखकर, आपकी बातें सुन करके जो है हम हर्षित होते हैं, गर्वित होते हैं और सुनना भी अच्छा लगता है। हम तो इस मौसम का तापमान देखते हुए, आप लोगों का उत्साह उमंग देखते हुए एक बात याद आ रही है, आ जाओ मसीहा बन के प्रभु, आ जाओ मसीहा बन के प्रभु, बीमार की हालत ठीक नहीं, आज़ाद हैं बाकी चंद सांसें, इनका भी कोई एतबार नहीं। आज आपकी ही प्रतीक्षा है कि हे देव पुरुष, आप हमारी अनुनय विनय को, हमारी करबद्ध प्रार्थना को, हमारी नौकरी के समय जो हमने देश के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, समाज की सेवा के लिए अपनी सेवा दी है, और उसके बाद भी करबद्ध प्रार्थना करते रहे, अनवरत दोनों बातें, अनुरत और अनवरत दोनों ढंग से प्रभावी ढंग से लगे रहे। हमारी सज्जनता, सौम्यशीलता, उदारता का ये परिचय है कि हमने कभी कोई राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचाया, कोई धरना प्रदर्शन करके राष्ट्रीय क्षति नहीं पहुंचाए, रेलगाड़ी रोक करके हमने रेलवे का नुकसान नहीं पहुंचाया, यातायात कार्यों में अवरोध हमने नहीं उत्पन्न किए। जो सादगी होती है, जो सरलता से होता है, जो सभ्यता के होता है, जिस अनुशासन में रह करके हम 25 साल 30 साल नौकरी किए हैं और राष्ट्र को कंट्रीब्यूट किए हैं,
आज हम सरकार से भीख नहीं मांग रहे, हम अपने जमा किए हुए पैसे ही तो मांग रहे हैं। अगर उसको जोड़ा जाए तो जाकर के 25-30 लाख रुपए एक आदमी बनता है, और जिसमें 75 लाख लोग जो है पेंशन के मांग करने वाले लोग हों, तो सोचिए कितना बड़ा अमाउंट हो। जबकि EFPO कार्यालय में इसका डाटा है कि कितने लोग हैं, और कितने लोग तो छोड़ के चले गए। अब जब जाए तो एक आश्वासन पे आश्वासन मिल जाता है, आप घबराइए मत, आपका काम हो रहा है, बस जल्दी हो जाएगी। लेकिन इसकी कोई पारदर्शिता मिल नहीं पाती है कि कार्य की प्रगति कितनी है, कोई आख्या नहीं मिलता है, कार्य कहाँ तक पहुँचा है। आप बताइए कि जो अपने आप को श्रम में बलिदान कर दिए देश के विकास प्रगति के लिए, आज उनको न्यूनतम पेंशन कितनी मिल रही है? आप सुन करके हंसेंगे। किसी को 1000, किसी को 1200, किसी को 15, किसी को 3500। आप बताइए, जिसके 25-25 लाख 20-20 लाख रुपए जमा हो सरकार के कोष में, और उसको अपने पैसे न मिले और पेंशन के नाम पर भी पैसे न मिले, तो इस महंगाई के दौर में घर परिवार का खर्चा चलाना कितना भारी होता है, कितनी ज़्यादा। जब आदमी एक 40 साल 50 का हो जाता है, वो अपने घर पे बैठ जाता है, उसके पास परिवार के समाज के लोग जुड़ जाते हैं, रिश्तेदार जो, जब आदमी बाहर होता है तो बाहर होता है, जब वो गांव के अपने पृष्ठभूमि में आता है, जमीन में आता है, तो उससे जो है नात रिश्तेदार परिवार समाज का सुबह का आना जाना होता है, दुख दर्द भी होता है, उनके इलाज के ऊपर भी खर्चा आता है, उनके खाने पीने पर भी खर्चा आता है, उनके पीछे परिवार के नाती पोते बच्चे भी जुड़ जाते हैं, जो सुबह कहते हैं दादाजी मुझे दिला दो, चाचा जी मुझे दिला दो। फिर कहीं रिश्तेदार के यहाँ फ़ोन आ जाता है कि उनके यहाँ दुखद समाचार है, सुखद समाचार है, वहाँ जाना है। आप बताइए, 1000 पेंशन से पाने पर उनका आत्मसम्मान बढ़ेगा, उनका गौरव बढ़ेगा, स्वाभिमान से वो काम कर सकेंगे, इज्जत से जी सकेंगे। आप बताइए, सरकार कहाँ कहाँ पैसे खर्चा करती है? मंदिर निर्माण पे बड़े पैमाने पर खर्चा करेगी, विधवा पेंशन के नाम पे पैसे खूब खर्चा करेगी, विकलांगों को भी पैसे खूब अच्छा सा देगी, और उसके बाद किसान सम्मान निधि भी दिया जाएगा, और संत महात्माओं में कंट्रीब्यूट किया जाएगा कि आप स्नान करिए, मंदिर निर्माण ये सब करिए, वो सब करिए। लेकिन अगर हमारे देश की सेवा करते करते अगर कोई वयोवृद्ध हो गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होती, हमारी भी जिम्मेदारी होती है, नैतिक जिम्मेदारी होती है, समाज की जिम्मेदारी होती है। आज आदमी किसी भी जाति धर्म का हो, सब कुछ करेगा, लेकिन अपने माता पिता वृद्ध जनों का अपमान तो कभी नहीं करेगा। क्या करेगा? अगर आज हमारे पापा जी बुजुर्ग हो गए हैं, कल कमा रहे थे, हमें भरण मिल रहा था, पोषण मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था, आज वो बुजुर्ग हो गए, चारपाई ले लिया, आर्थिक अभाव में उनकी दवाइयाँ नहीं मिल पा रही, हम भी एक बेरोजगार हैं, करें क्या? कल्पना करें, हम भी बेरोजगार हैं, उनका क्या सहयोग करेंगे? तो मैं बार बार कहता हूँ कि एनी ह्यूमन बॉडी कैन नॉट लिव विदाउट मनी। बिना पैसे का कोई आदमी तो जीवित नहीं रह पाएगा, बिना पैसे का उसका जीवन गुजारा नहीं हो सकता है। आप सोचिए, आप कल्पना करिए, हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये बना लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए निर्धनता आदमी की भावनाओं की हत्या कर देती है। अगर आप निर्धन हैं तो आपके अंदर जो भावना आ रही, जो कल्पना आ रही ना, आपकी वो गरीबी ही खत्म कर देती है। इसलिए सबल रहने के लिए, मजबूत रहने के लिए आर्थिक रूप से संपन्न होना जरूरी है। अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं, और उसमें क्या है कि आप अचानक जो है किसी डिजीज, किसी बीमारी के शिकार होते हैं, तो उस पर भी आप जल्दी जो है स्वास्थ्य लाभ के लिए डॉक्टर या उचित लाभ ले सकते हैं। अचानक कहीं किसी की जरूरत पड़ गई 4 पैसे की आपके पास है, तो किसी की हेल्प करके आप मान सम्मान भी पा जाते हैं। अब आपके पास कुछ है नहीं, करेंगे क्या? आप इसी उम्मीद पे तो जिंदा है ना। देखिए, उम्मीदों भरा जीवन है, उम्मीदों पर आदमी खुश है और उम्मीदों पे ही निराश है। ऐसा ही जीवन मान करके जब लोग चलते हैं तो उसी पर होता है। मित्रों, जब मैं कमेंट देखता हूं कि आप लोग जो है इतना बढ़िया कमेंट करते हैं और हमें सुनते हैं, अभी कोई ताज़ा अपडेट तो नहीं आया, नया समाचार तो नहीं आया कि हम आपको भ्रामक प्रचार दें। इतनी जानकारी है कि 30 जनवरी को उत्तराखंड देवभूमि के लोग आ रहे हैं अपने धरना प्रदर्शन कर्मी अनशन के रूप में यहाँ जंतर मंतर पे। ये जो आप कार्यक्रम जंतर मंतर का EPS 95 का आप देखते हैं, प्रिया बेटी के साथ में, हमारे साथ में, और आप हमें देते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है कि हम आपके सहभागिता का, आपके आंदोलन की एक पूरी सहभागिता निभा रहे हैं। आने वाले समय में मैं ये चाहूँगा एक बातों से कि जहाँ शीश लिए निज करतल, गौर करें आप, जहाँ शीश लिए निज करतल पर युद्ध किया करते हैं,
यहाँ के मानव प्राण के धनी अपने प्राण को वार दिया करते हैं। भारत की गौरव गाथा ये कहती है, हम शान मान के धनी है, जहाँ पानी कम है वहाँ रक्त की धारा बहा करती है। ये जो आज वयोवृद्ध हैं अपने यौवन काल में अपने प्राण को करतल पे लेकर के युद्ध के लिए तैयार हो गए। ये गौरव गाथा भारत देश का कहता है कि हम मान के धनी हैं, पानी भले कम हो लेकिन रक्त की नदी बह जाया करती थी। ये आंदोलन से, ये संघर्ष से हमारे देश की आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद भी हमने इस देश के निर्माण के लिए अपना परिश्रम, अपना समय का योगदान दिया, परिश्रम इतना किया कि ये देश आज मजबूत हुआ। अब सरकार को सोचना पड़ेगा कि आचार चुनाव संहिता लगने से पहले इन ईपीएस कर्मियों की जो डिमांड है उनकी मांगे पूरी की जाए। दोनों बातें पूरी, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी, ईपीएस वालों की प्राण प्रतिष्ठा जो बची है, इनका प्राण भी थोड़ा बचा है, चंद सांसें शेष है, प्राण भी बचा है और प्रतिष्ठा भी बची है। अब इधर भी सरकार को देखना है। दोस्तों, हमारे साथ आप मिनी संसद पे बने रहिए। हम फूलचंद आपका स्वागत करते हुए अलविदा हो रहे हैं। फिर आपसे जो है मिलेंगे प्रिया बेटी के साथ। बहुत बहुत सर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।